नमस्कार, आदाब, बहुत-बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नज़र और नज़रिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। पहले बिहार और अब गुजरात। मोदी के गढ़ में जाकर, शाह के गढ़ में जाकर, जो उनका सबसे मजबूत किला है, वहां जाकर राहुल गांधी और कांग्रेस सीधे तौर पर उनको चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार आप ये देख रहे हैं कि इससे पहले भी जब राहुल गांधी गए थे गुजरात में, तब चर्चा का विषय बना था। जिस तरह से उन्होंने कहा था कि अपने ही घर के जो भेदी हैं, उनको पहचानने की जरूरत है और जो जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। बहुत बड़ा हमला उन्होंने खुद अपने ही पार्टी के नेताओं पर किया था और अब कांग्रेस का महाअधिवेशन हो रहा है और उसके लिए 64 साल के बाद गुजरात को चुना गया है। इससे पहले 1961 में हुआ था, यानी आजादी के बाद वो पहला अधिवेशन था और उसके बाद अब ये दूसरा अधिवेशन अहमदाबाद में हो रहा है, जिसको लेकर कांग्रेस बहुत एक्साइटेड है। 2 दिन का ये अधिवेशन है, आज और कल चलने वाला है। कई महत्वपूर्ण रेजोल्यूशंस इसमें पास किए जाने हैं। ये तय किया जाना है कि आगे कांग्रेस किस तरह से देश भर में काम करने जा रही है। आपको ये भी याद होगा कि जिला अध्यक्षों की पूरे देश भर से मीटिंग दिल्ली में अलग-अलग मौकों से ली गई, अलग-अलग दिन पर, और अब ये कहा जा रहा है कि इन जिला अध्यक्षों को बड़ी जिम्मेदारियां भी दी जाएंगी, यानी कि बिल्कुल एकदम ग्राउंड लेवल से कांग्रेस अपने आप को मजबूत करने जा रही है। कांग्रेस को ये पता है कि जब तक वो अपना संगठन पूरे तरीके से खड़ा नहीं कर लेगी, संगठन को फिर से उस तरह से मजबूत नहीं करेगी, उसको पॉलिटिकल कामयाबी, उसको राजनीतिक कामयाबी नहीं मिलने जा रही है। राहुल गांधी ने कल बिहार में जिस तरह से पलायन रोको नौकरी दो, उन्होंने अभियान जो पहले से ही चल रहा है, जो यात्रा चल रही है, उसमें भाग लिया और जिस बड़ी तादाद में लोगों का हुजूम उनके साथ जुड़ा, वो साफ तौर पर ये दिखाता है कि भले ही युवाओं के एक वर्ग को मस्जिदों के सामने नाचने के लिए उनको खड़ा किया जा रहा हो कि आप इसी तरीके से अपने त्योहार मनाइए, भले ही सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की पूरी सियासत भारतीय जनता पार्टी कर रही हो, वक्फ के नाम पर वो एक वर्ग को खुश करने की कोशिश कर रही हो और उसको ये लग रहा हो कि इससे उसकी राजनीतिक रोटियां वो सेक पाएगी, लेकिन जो असली हकीकत है वो इससे बिल्कुल परे है और उसकी तस्वीरें कल हमने देखी। अगर ऐसा नहीं होता तो इतनी बड़ी तादाद में, जहां पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, वहां पर इतनी बड़ी तादाद में लोग राहुल गांधी की यात्रा में उनके साथ नहीं जुड़ते, जो कि बिहार का सबसे बड़ा मसला है, पलायन रोको और नौकरी दो। और अब आज जिस तरह से 2 दिन का, आज और कल ये अधिवेशन होने जा रहा है, वहां ये डिसाइड कांग्रेस करेगी कि देश के जो तमाम ज्वलंत बड़े मुद्दे हैं उनको कैसे उठाया जाएगा, उन पर किस तरह से सरकार को घेरा जाएगा और इसके साथ साथ जो पूरा संगठनात्मक बदलाव है वो कैसे किया जाएगा। 2025 को वैसे भी कांग्रेस ने संगठनात्मक बदलाव का वर्ष का नाम उन्होंने दिया है। तमाम बड़े चेहरे, तमाम राज्यों से तमाम पदाधिकारी इसमें शामिल हो रहे हैं आज और कल, और उसके बाद बड़े फैसले लिए जाएंगे। लेकिन आप ये देखिए, इसके लिए गुजरात को चुना गया है, यानी कि नरेंद्र मोदी को सीधे चुनौती राहुल गांधी दे रहे हैं। उनको ये लगता है कि उसके ही गढ़ में, यानी कि नरेंद्र मोदी के गढ़ में, जिस गुजरात मॉडल के हसीन ख्वाब दिखाकर 2014 में वो सत्ता पर काबिज हुए थे और फिर लोगों को पता चला कि अरे रे, गुजरात मॉडल तो एक दिखावा, एक धोखा, एक छलावा था और पूरे देश को ठगा गया। राहुल गांधी को लगता है कि उसी गुजरात में नरेंद्र मोदी को मात देनी होगी। इससे जो पिछला चुनाव था, उससे जो पिछला चुनाव था, आपको याद होगा कि राहुल गांधी ने तब वहां पर खासी मेहनत की थी और बड़ी कामयाबी मिली थी कांग्रेस को और राहुल गांधी को, और लेकिन सरकार वो नहीं बना पाए थे, लेकिन पिछला प्रदर्शन खराब रहा था। तो अब ऐसे में बिहार और गुजरात पर पूरी तरीके से कंसंट्रेट करना चाहती है। हालांकि गुजरात के में अभी काफी वक्त है, लेकिन अभी से ही मेहनत एक तरह से की जा रही है ताकि वहां पर पूरे संगठन को खड़ा किया जा सके और संगठन में जान फूंकी जा सके। मैं आपको सुनवाना चाहूंगी अभिषेक मनु सिंघवी ने इसको लेकर क्या कुछ कहा है, सुनिए आप जरा। तो मैं आपको सुनाऊंगी अभिषेक मनु सिंघवी ने क्या कहा है। लेकिन इस सब के बीच आप ये देखिए कि वक्फ को लेकर भी जो तकरार है, जो रार है, वो थमने का नाम नहीं ले रही है। भले ही इसे लोकसभा विधानसभा से पास करा लिया हो, लेकिन अब ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम याचिकाओं को, जो जो वहां पहुंची है, उनको एक्सेप्ट कर लिया है। अब ये तय किया जाएगा कि इस पर कब से सुनवाई शुरू होगी। और इस सबके बीच मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन बड़े पैमाने पर देश भर में अपना जो 11 तारीख से वो बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन
शुरू करने जा रही है। चारों तरफ से सरकार को घेरा जाएगा और सबसे ज्यादा टारगेट पे रहने वाले हैं नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, इसके अलावा चिराग पासवान और आरएलडी, ये सबसे ज्यादा निशाने पर रहेंगे। हमने ये भी देखा कि नीतीश कुमार के पुतले बाकायदा तौर पर फूके गए क्योंकि मुसलमान खासे उनसे नाराज है और मुसलमानों ने पूरी तरीके से तय कर लिया है कि अगर इलेक्शन से पहले वक्फ बोर्ड पर कोई बड़ा फैसला लेते हुए नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला अगर नहीं लेंगे तो वो नीतीश कुमार की पार्टी को वोट करने नहीं जा रहे हैं। ऐसा ही हाल टीडीपी का भी है, यही हाल चिराग पासवान की पार्टी का भी है और आरएलडी का भी है। और अब ये लड़ाई पार्लियामेंट से बाहर, अब ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट और उसके साथ साथ सड़क पर होने जा रही है, यानी कि ये तकरार थमने का नाम नहीं ले रही है। भले ही भारतीय जनता पार्टी अपने गुलाम मीडिया के जरिए वक्फ बोर्ड पर जिस तरह की लगातार बहस कर रही है, जिस तरह के डिबेट्स के कार्यक्रम कराए जा रहे हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ जहर उगला जा रहा है और आपसे जुड़े तो तमाम जरूरी मुद्दे हैं। एलपीजी के दाम 50 रुपए बढ़ा दिए गए, एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी गई पेट्रोल डीजल पर, और अमेरिका की टैरिफ के बाद आपने देखा ही रेसिप्रोकल टैरिफ के बाद 19 लाख करोड़ रुपए जो हैं वो स्वाहा हो गए। लेकिन डिबेट कराई जा रही है वक्त पर ताकि जो अभी जहर और घोलना समाज में बाकी है उसको और ज्यादा घोला जा सके और मुसलमानों को दुश्मन की तरह पेश किया जा सके। राहुल गांधी ने एक महत्वपूर्ण बात कही थी। राहुल गांधी ने कहा था बिहार में जब थे कि जो सवर्ण वर्ग से जो लोग नहीं आते उसके अलावा जितने भी लोग हैं, पिछड़ा, अति पिछड़ा, ईबीसी, ओबीसी, दलित, इसके अलावा जो माइनॉरिटीज हैं, उन सबको दोयम दर्जे का नागरिक जो है वो बना दिया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और इसका एक नमूना हमने राजस्थान में देखा। राजस्थान में जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो जो राम मंदिर की तर्ज पर वहां मंदिर बनाया गया है, वहां पर वो रामनवमी के मौके पर पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे। तो आप ये देखिए कि जो पूर्व विधायक है भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने गंगा जल से पूरे मंदिर को धोया और कहा कि अपवित्र लोग जो हैं उन्होंने मंदिर में प्रवेश किया था इसलिए इसको धोना पड़ा। हालांकि अब पार्टी ने कार्रवाई की है, लेकिन इससे आप समझिए भारतीय जनता पार्टी की सोच दलितों को लेकर, पिछड़ों को लेकर उनकी किस तरह की सोच है और माइनॉरिटीज को लेकर क्या उनकी सोच है, कैसे वो नफरत फैला रहे हैं, ये तो आपके सामने है ही। सुनते हैं अभिषेक मनु सिंघवी को, फिर मैं अपने मेहमानों के पास आऊंगी। हर्ष महसूस कर रहा हूं कि मैं आया हूं गुजरात, अहमदाबाद। यहाँ नई ऊर्जा, नई गति, नई दिशा के साथ कांग्रेस को पुनर्स्थापित करना है। राहुल जी का, खड़गे जी का यही उद्देश्य है और पूरी तरह से हम लोग उसकी तरफ अग्रसर हैं। आप देखेंगे सामूहिक रूप से आज तो सीडब्ल्यूसी है, कल एआईसीसी है, दोनों में नई दिशाएं, नई नीतियां, नई नियुक्तियां, नई चीज़ें होने वाली हैं। उसको आपको आभास होगा बाद में। किस तरह से कांग्रेस पूरा नए रूप में, नई दिशा के साथ, मैंने बताया अभी आपको कि ताकतवर, संघर्षशील, उपजाऊ और बहुत ही परिणाम ओरिएंटेड कांग्रेस। बहुत ही परिणाम ओरिएंटेड कांग्रेस, ये सबसे महत्वपूर्ण बात थी क्योंकि आप महाराष्ट्र से लेकर हरियाणा और तमाम अभी जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं उसमें परिणाम जो हैं वो किस तरह से रहे, वो फेवर में नहीं रहे कांग्रेस के। और अब आने वाले वक्त में कई राज्यों के चुनाव होने जा रहे हैं और बिहार का चुनाव सबसे महत्वपूर्ण है कई लिहाज से। चलिए अपने मेहमानों के पास में जाऊंगी, सीधा उनका रुख करूंगी ताकि हम जान सके कि गुजरात में जो कुछ हो रहा है, अधिवेशन, महाधिवेशन जो बुलाया गया है, इसको किस तरह से देखा जाए। क्या वाकई में कांग्रेस ऐसा करके अपने आप को मजबूत कर पाएगी, जो तमाम जरूरी मुद्दे हैं उनको उठाने में कितनी और वो मजबूती ला पाएगी, और क्या मोदी के गढ़ में जाकर चुनौती देना मोदी के लिए भारी पड़ सकता है। मेरे साथ दो खास मेहमान बात करने के लिए इस पर जुड़ गए हैं। मैं चाहूंगी कि स्क्रीन पर आप मेहमानों को ले आइए। अभी फिलहाल मेरे साथ ओमकारेश्वर पांडे जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जाना माना चेहरा है। ओमकारेश्वर जी, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। और कुछ ही देर में मेरे साथ एक और खास मेहमान जुड़ने वाले हैं। ओमकारेश्वर जी, सवाल मेरा ये कि ऐसे वक्त में जब कांग्रेस को वाकई में संगठन में बड़े बदलाव की जरूरत है, उन घावों से छुटकारा थोड़ा पाने की जरूरत है जो सिर्फ कुर्सी की लालसा में वहां जुड़े हुए हैं, लेकिन जो बड़े पैमाने पर मेहनत की जानी चाहिए उस तरह से मेहनत करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। मोदी के गढ़ में मोदी को चुनौती कितना महत्वपूर्ण आप ये मानते हैं? क्या आपको लगता है ये सही जगह चुनी गई है? क्योंकि इसी गुजरात मॉडल का हवाला देकर 2014 में सत्ता पर काबिज हुए थे नरेंद्र मोदी और अब 11 साल तकरीबन हो गए हैं उनको सत्ता पर पाए हुए।
गुजरात सिर्फ मोदी जी का ही गढ़ नहीं रहा है। गुजरात दरअसल कांग्रेस का बहुत बड़ा गढ़ रहा है आजादी के समय से। उसके पहले से महात्मा गांधी वहीं से थे और साबरमती आश्रम वहां है। सरदार पटेल वहां से थे, जिसकी बहुत ऊंची प्रतिमा नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने लगाई है वहां पर। ये अलग बात है कि उन्हीं सरदार पटेल ने किसी समय ये भी कहा था कि आजादी मिलने के बाद एक बार तो संघ पे वो भी लगाया था, प्रतिबंध भी लगाया था। और इसके बाद उन्होंने ये भी कहा था कि इसको मर्ज कर देना चाहिए, इसको कांग्रेस में मर्ज कर दीजिए अगर ये सामाजिक पार्टी है। लेकिन चूंकि बीजेपी के पास उनका अपना कोई चेहरा नहीं है और वो गांधी जी को अपना नहीं सकते, तो उन्होंने पटेल की ऊंची मूर्ति स्थापित करके और उनको अपना एक तरह से आदर्श बनाने की कोशिश की, जो कि फाल्स है। अब उसी खोए हुए अपने बेस को हासिल करने के लिए कांग्रेस वहां पहुंची है। बीजेपी ने लंबे समय वहां शासन किया है, तो इस नाते भी जरूरी है कि वहां से उनके जड़ से शुरू किया जाए। जो उनका जड़ तो बाद में बना, कांग्रेस का जड़ पहले से रहा है। तो कांग्रेस के लिए तो वहां पहले से बनी बनाई जमीन है। पिछले चुनाव में, जो विधानसभा चुनाव में, पार्टी तो लगभग जीत के करीब आ गई थी। 10 सीटों का कुछ फर्क था और लोग मानते हैं कि वो 10 सीटें बीजेपी ने मैनेज करी थी और इसलिए वो सत्ता में आए थे। वहां पर बीच में अरविंद केजरीवाल घुसे, जो सेकुलर वोट हैं उनको हासिल करने के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार कांग्रेस वहां बहुत तरीके से काम कर रही है, जमीन पर उतर के काम कर रही है। और जैसा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के उनके स्टेटमेंट में नजर आता है कि उन्होंने ये कहा, उन्होंने याद दिलाया है कि अगर आपके पास भीड़ है और कार्यकर्ता नहीं है, संगठन नहीं है, तो उस भीड़ का कोई मतलब नहीं है। तो संगठन को खड़ा करने पर वो इस बार जोर दे रहे हैं और इसकी शुरुआत वहां पे कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में ये रियलाइजेशन है कि हमें सबसे पहले संगठन को मजबूत करना पड़ेगा और उसमें लोगों को, अच्छे लोगों को, जो डेडिकेटेड लोग हैं, जो ऑनेस्ट लोग हैं, उनको जोड़ के उससे आगे बढ़ना पड़ेगा। जो पार्टी के प्रति जिनका डेडिकेशन और जिनकी ऑनेस्टी पार्टी के प्रति है। एक इशारा राहुल गांधी का भी था, जो आपको याद होगा, उन्होंने कहा कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो बीजेपी से मिले हुए हैं, ऐसे 40-50 लोगों को बाहर करना पड़ेगा। तो ये जो पॉलिटिकल डिसऑनेस्टी है उसकी भी उन्होंने चर्चा की है। और राहुल गांधी अब चीजों को सही सही देख पा रहे हैं, पकड़ पा रहे हैं कि उनकी पार्टी में कमजोरियां कहाँ हैं। क्योंकि पार्टी में असली लोग जो हैं वो नीचे दबे हुए रहते हैं, जो डेडिकेटेड होके काम करते हैं या करना चाहते हैं। और जो लोग किसी तरह मैनेज करके ऊपर आए हुए हैं, वो दोनों तरफ मिलजुल के रहते हैं, सत्तारूढ़ बीजेपी के साथ भी मिले हुए हैं और अपने आप को कांग्रेस में भी बनाए हुए रखते हैं। तो संगठन की ओर ध्यान जाना मुझे लगी बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी बीच में एक वो किस्सा भी आया है वीर सावरकर वाला, जिसपे अदालत में मामला चल रहा है, पुणे की अदालत में। और उसपे राहुल गांधी पे मानहानि का मुकदमा था। लेकिन राहुल गांधी ने उसको, मानहानि के मुकदमे को, रेगुलर समन में तब्दील करने की गुजारिश जो कोर्ट से निवेदन किया और उसको स्वीकार भी कर लिया गया है। क्योंकि उसमें जो सवाल उठ रहे हैं, और राहुल गांधी ने कहा, वो सिर्फ मानहानि बता देने से नहीं होता है। उस पे तो आप संक्षेप में फैसला करके छोड़ जाते हैं। लेकिन ऐतिहासिक तथ्यों को किस तरह से तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है, उसकी छानबीन हो पाएगी उसके मामले में डिटेल में जाने पे। तो ये भी हुआ है और ये ऐसे समय में हो रहा है जिस समय हम देख सकते हैं कि पूरे देश में जो है एक तरह का बहुत चिंता का माहौल है, तनाव का माहौल है। अभी 19 लाख करोड़, जैसा आपने बताया, शेयर मार्केट में डूब गए। 9 अप्रैल से, कल से ही जो है वो टैरिफ लगने वाला है यूएस का। और यूएस के टैरिफ के जवाब में भारत ने क्या टैरिफ रखा है, अभी तक बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं आई है। क्योंकि अंदर खाने जो बात चल रही है वो निकल के जब आएगी तब पता चलेगा कि वास्तव में भारतीय प्रोडक्ट्स पे जो उनका टैक्स है वो तो है, लेकिन उनके हमारे प्रोडक्ट्स पे, उनके प्रोडक्ट्स पे हमने कितना टैक्स लगाया है, इसका बहुत बड़ा फर्क भारत में पड़ने वाला है। खासतौर से अगर एग्रीकल्चर के क्षेत्र में टैरिफ जो है वो लगता है, या हम ज्यादा उनको रिलैक्सेशन देते हैं अमेरिकन प्रोडक्ट्स में, तो अमेरिकन जो एग्री प्रोडक्ट्स हैं वो भारत में बुरी तरह छा जाएंगे और इसका भारत के किसानों पे बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है।
तो ये जो माहौल है, जिस तरह से सब चीजें जो चल रही हैं, उसमें कांग्रेस इस गर्मी के बीच में, अभी उन्होंने बिहार में दौरा किया, पलायन रोको यात्रा वहां पर की गई, क्योंकि बिहार से बहुत बड़ी संख्या में बिहारी मजदूर और सब लोग पलायन करते हैं नौकरियों की खोज में और कामकाज की खोज में। मनरेगा के बाद वो काफी हद तक रुका था, लेकिन उसके बावजूद जो है वहां से पलायन एक बड़ी समस्या है, दूसरे राज्यों में जाके काम करना। इस कोर इशू को उन्होंने उठाया, जो इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है, जो बेरोजगारी से जुड़ा हुआ है, इसको लेके राहुल गांधी ने वहां पर उठाया और वहां पर पदयात्राएं की जा रही हैं। ये दोनों स्टेट क्रुशियल है, क्योंकि बिहार भी इलेक्शन में जा रहा है और इसके बाद गुजरात का भी चुनाव आने वाला है। तो बिहार में अगर कांग्रेस को स्ट्रेंथ मिलती है, जिसकी जिसकी जगह वहां पे, जिसकी जड़ें वहां पे हैं, जिसकी संभावना वहां पे है, बिहार आज भी बाई एंड लार्ज एक सेकुलर स्टेट है। और इसीलिए आप देखेंगे कि आरजेडी जैसी पार्टी वहां नंबर वन पार्टी बनी हुई है। जेडीयू अब बिखराव की स्थिति में है, क्योंकि नीतीश जी की शारीरिक मानसिक स्थिति नजर आ रही है कि वो किस तरह से अब वो वृद्धावस्था को प्राप्त कर चुके हैं और फिर भी पद पे बने हुए हैं। और इस बीच जो वक्फ को लेके उनकी पार्टी ने जिस तरह से एनडीए को सपोर्ट किया है, इसलिए उनकी पार्टी में भी जो अल्पसंख्यक वोट बैंक है, वो बिल्कुल उनसे कट रहा है। कई सारे जमीनी नेताओं ने वहां से उनकी पार्टी छोड़ दी है। तो ये सब मसले को लेके इनका बिहार और बिहार के बाद गुजरात, ये अधिवेशन, ये मुझे लगता है कि कांग्रेस को स्ट्रेंथन करने के लिए बहुत जरूरी कदम इन्होंने उठाया है। और इसको लेके जो चीजें सामने आएंगी, वक्फ का मसला भी अभी हल नहीं हुआ है। वक्फ का मसला जी सुप्रीम कोर्ट में चला गया है, कई लोगों ने उस पर जो है वो बातें की हैं। और ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि वक्फ को लेके जो सरकार ने कहा है, एक तो आप संविधान की कितनी धाराओं का उससे उल्लंघन होता है, आप एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के कामकाज में, उनके रिलीजियस बिलीफ्स में और उनके उसमें आप दखल देने जा रहे हैं, जो कि अदर कम्युनिटीज में नहीं करते। और भी जो दूसरा गंभीर सवाल ये है कि संसद के भीतर और बाहर दोनों जगह इस बिल को पास कराने के लिए जितने मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चलाए गए, जितने तथ्यों को लेके तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, असत्य पर आधारित चीजें या हियरसे के आधार पर सुनी हुई चीजों को बढ़ावा दिया गया, उसको लेके अब वहां पर सुप्रीम कोर्ट में मुझे लगता है कि थ्रेडबेयर डिस्कशन होगा और कोई ना कोई चीजें न्याय परक जो है वो क्या निकल आपको के लगता है आएंगी। कि ओमकारेश्वर जी, सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है लोगों को, क्योंकि इससे पहले हमने सीएनआरसी पर भी देखा कि कैसे वो ठंडे बस्ती में चला गया। किसान आंदोलन की बात करें, वहां तो आंदोलन हुआ उन बिलों को लेकर और सरकार को झुकना पड़ा। इससे पहले भी हमने देखा कि कई ऐसे बिल हुए जिस पर सरकार को झुकना पड़ा और सरकार को उसे वापस लेना पड़ा। क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का रुख करके, क्योंकि एक दो नहीं कई याचिकाएं हैं, अलग अलग पार्टियों की याचिकाएं हैं, मुख्य जिसमें कांग्रेस की है, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस की है, इंडिविजुअल्स ने भी दी हैं, और उसके बाद अब बड़े पैमाने पर मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सड़क पर अपना आंदोलन करने जा रही हैं। अगर उस आंदोलन में कॉमन जो लोग हैं, अगर वो भी, आम लोग भी अगर जुड़ते हैं, जैसे सीएनआरसी से जुड़े, तो क्या आपको लगता है किसी तरह का कोई बदलाव आप देख पाएंगे? क्योंकि हम मीडिया के एक धड़े में तो देख रहे हैं कि वक्फ को लेकर दिन रात इस तरह का जहर उगला जा रहा है, इस तरह से दिखाया जा रहा है कि इस लोकतांत्रिक निजाम में जैसे प्रोटेस्ट करना भी अब गुनाह हो चला हो, ये दिखाने की कोशिश की जा रही है। और तमाम जरूरी मुद्दों से भटका कर उन पर बहस ही नहीं है। एलपीजी के दाम बढ़ जाएं, 19 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो जाएं, आप एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दें और उस पर कोई बात ही ना हो, कोई चर्चा ही ना हो। बिल्कुल, यही यही जो दो तरह का जो चेहरा है वो सत्ताधारी दल का वो सामने आ रहा है। और सबसे ज्यादा चिंताजनक बात ये है कि संसद में झूठ बोलना एक तरह से अपराध माना जाता है। संसद में गलत बयानी करना, संसद में गलत तथ्य रखना, ये अपराध माना जाता है। लोकतंत्र के मंदिर में आप चुनावी भाषण कुछ भी दे लीजिए, बाहर के आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन पार्लियामेंट हाउस में तथ्यों पर आधारित बातचीत होती है। लेकिन आप गौर करिए कि गौरव गोगोई ने जिस तरह से सवाल उठाया, उन्होंने उनपे ये जो पार्लियामेंट्री अफेयर, ये जो माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर किरेन रिजिजू ने जो बात करी थी, उन्होंने बहुत एक सनसनीखेज बयान दिया
कि अगर ये बिल नहीं आता तो पार्लियामेंट हाउस पे भी वक्फ अपना क्लेम कर देता या कर सकता था या किया था, और इसलिए उसको बचाया गया। आप इस तरह के सनसनीखेज बयान दे रहे हैं। यही सवाल गौरव गोगोई ने उठाया कि आप उसको ऑथेंटिकेट करें, क्योंकि ये एक झूठ है। ये विडंबना है कि झूठ को झूठ कहना भी पार्लियामेंट में अलाउड नहीं है। अगर आप ये कहते हैं कि झूठ है तो पार्लियामेंट में वो असंसदीय शब्द माना जाता है, और आपको कहना पड़ेगा कि ये असत्य है, तथ्य से परे है, सत्य से परे है, ऐसा कुछ कहना होता है। लेकिन सत्य से परे आप जिस झूठ को अमर्यादित बताते हैं, असंसदीय बताते हैं, वो कहते हैं आप, और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। अब वरना अगर इन्होंने जो सवाल उठाया गौरव गोगोई ने, उसको तो ऑथेंटिकेट करना चाहिए पार्लियामेंट्री इनको, माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर को। दूसरी तरफ इमरान प्रताप गढ़ी ने भी जो सवाल उठाए, कपिल सिब्बल ने सवाल उठाए, और कई अन्य लोगों ने ये सवाल उठाए। यहाँ तक कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी के भी बयान में ये था कि कई मसलों पे झूठ बोला गया है। तो क्या अब संसद में झूठ बोलना भी नॉर्मल होता जा रहा है? आप सिंपली ये कह देंगे कि ये असंसदीय है और इसको आप ये शब्द ना बोलें और कोई कार्रवाई नहीं होगी। एक समय था जब कांग्रेस के एक वो थे, सदस्य थे राम सेवक यादव, 1976 की बात है, और उन्होंने थोड़ा सा कुछ एक गलत सर्टिफिकेट रखा था, उसके लिए उनकी सदस्यता चली गई थी। और उस समय रूलिंग पार्टी कांग्रेस थी, और कांग्रेस ने उनकी सदस्यता जाने दिया था, जबकि वो मेजोरिटी में थी, चाहती तो रोक लेती। लेकिन आज जो कुछ हो रहा है उस पे हाउस संज्ञान नहीं ले रहा, लोग उसको एक नॉर्मल सा बनाते जा रहे हैं। ये बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि झूठ पर आधारित होगा तो फिर तो देश में कहीं पे भी आप कुछ भी कह के और कुछ भी करा ले जाइए। ये जो मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चल रहा है, ये चिंता की बात है, और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में कम से कम तथ्यों पर बातचीत होगी और इसका कुछ न कुछ निराकरण जी होगा। जी जी बिल्कुल, ये उम्मीद की जा रही है। और हालाँकि सुप्रीम कोर्ट से भी हाल ही में जिस तरह के हमें फैसले देखने के लिए मिले हैं, क्या उसको भी ये माना जाए कि सुप्रीम कोर्ट से भी उस तरह का तसल्ली बख्श कोई फैसला आएगा? हालाँकि ये असंवैधानिक है, इसको लेकर बहस होनी है, इसके तमाम जो अलग-अलग पॉइंट्स हैं उस पर चर्चा की जानी है। अभी वक़्त देना बाकी है सीजेआई खन्ना को, इसका इंतज़ार किया जा रहा है। लेकिन ये ज़रूर है कि अगर सरकार को ये लग रहा है कि इस वक़्फ अमेंडमेंट बिल को पास कराकर, इसको ठंडे बस्ते में डालकर, और इसके बाद हर कुछ वक्त के बाद जहां कहीं भी उसको लगेगा कि वो कमजोर पड़ती हुई नजर आ रही है, जहां कहीं भी उसको सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की करने की और ज्यादा जरूरत पड़ेगी, उसके लिए उसने एक एजेंडा पूरा तैयार कर लिया है कि कैसे छोटे छोटे जिलों में, गांव में, कस्बों में, शहरों में वो डिस्प्यूट पैदा करे और इससे अपने एक जो वोट बैंक है उसको वो खुश करे। ये जरूर साफ तौर पर नजर आता है। धनंजय जी जुड़ गए हैं मेरे साथ, वरिष्ठ पत्रकार। धनंजय जी, स्वागत आपका कार्यक्रम में। धनंजय जी, पहला सवाल मेरा आपसे ये, जो कांग्रेस का ये अधिवेशन जो हो रहा है, क्या वाकई में देश इससे कोई उम्मीद लगाए? क्योंकि देश में इसलिए बोल रही हूं क्योंकि एक मजबूत विपक्ष की दरकार अभी भी देश को है, और उसमें सबसे मुख्य पार्टी जो है वो जाहिर सी बात है कांग्रेस है। कांग्रेस वो पार्टी है जो सीधे तौर पर बीजेपी से टक्कर लेने में सक्षम है, नेशनल पार्टी है वो। और अभी भी अगर किसी किसी चेहरे को सबसे ज्यादा परेशान किया जाता है, सबसे ज्यादा कटघरे में खड़ा किया जाता है, वो राहुल गांधी हैं। कल राहुल गांधी बिहार में थे, वहां हमने जन सैलाब देखा। आज पूरी कांग्रेस जो है वो गुजरात में है, अहमदाबाद में है। मोदी के का गढ़ आपको उसको कहा जाने लगा है, वहां से वो एक तरह से उनको ललकार रहे हैं या चुनौती दे रहे हैं। क्या इसको इस तरह से भी देखा जाए? कितनी उम्मीद लगाई जाए कि अगर संगठन मजबूत होगा तो कितनी मजबूती से वो लड़ पाएंगे, और क्या उन घावों से छुटकारा पा पाएंगे कांग्रेस जो है तो पार्टी में, लेकिन जिसका जिक्र राहुल गांधी ने खुद किया था कि काम किसी और के लिए कर रहे हैं वो। आवाज खोलें धनंजय जी की। जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। देखिए, अभी ओंकारेश्वर भाई बड़ी अच्छी बात कर रहे थे कि जब संसद में सरकार ही तय कर दे कि हमको असत्य पे ही चलना है तो क्या कीजिएगा। आप कह रहे हैं मजबूत विपक्ष। मजबूत विपक्ष क्या होता है? अभी जो जितनी सीटें हैं विपक्ष के पास, वो कमजोर थोड़े है, मजबूत है। 200 से ज्यादा सीटें उसके पास है, 232 सीटें। और कितना मजबूत चाहिए? लेकिन मजबूत और जो कमजोर विपक्ष की जो बात होती है, जब बात होती है नैतिकता की बात रहे तब तो
जो ये उदाहरण बहुत विलक्षण उदाहरण दिया उन्होंने कि एक सांसद को चूंकि गलत चीज रख दी थी तो कांग्रेस ने ही जाने दिया कि भाई आप गलत कर रहे हो। यहाँ तो प्रधानमंत्री से लेके गृह मंत्री तमाम झूठी खाली बोलते हैं। नड्डा जी बोल रहे हो कि अमित शाह जी बोल रहे हो कि कौन जी बोल रहे हो, जितने जी हैं सब झूठ बोलते हैं, सब में कंपटीशन है, सबसे ज्यादा असत्य कौन बोल सकता है। आप याद कीजिए वह जो नसीर हुसैन का भाषण था, डॉक्टर नसीर हुसैन ने जो वक्फ बिल पे बोला, उन्होंने तो शुरुआत में कहा कि आप बोल रहे हो अपीजमेंट कर रहा है, और जो 1995 में और 2013 में जो बिल पास हुआ था, जो अमेंडमेंट हुआ था, उसमें बीजेपी की सहमति थी। तो बीजेपी की सहमति थी तो अपीजमेंट का आरोप कैसे लगा रहे हो आप? क्या जवाब था? फिर कहा कि भाई आप कह रहे हो कि आप चैलेंज नहीं कर सकते हो, लेकिन ढेर सारे कोर्ट में केस क्यों पड़े हैं ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ? तो क्या कहा उन्होंने, अरे आप टेक्निकल बातें करते हो, लेकिन देखिए वो भी सवाल अब नहीं। अब सवाल है जो गोलवलकर ने किताब में लिखी है उसकी 2 लाइनों को बार बार हमको दोहराने की जरूरत है, और ये समझने की जरूरत है, हमारे माध्यम से जो श्रोता हमको सुन रहे हैं उनको समझने की जरूरत है। जी। गोलवलकर ने कहा कि सारी सत्ता जो है वो केंद्र के हाथ में हो, देश के नागरिकों के पास उतनी ही हैसियत हो जितना में उसका दाना रोटी चल जाए, और बाकी 2 पूंजीपतियों के हाथ में पूरी व्यवस्था, पूरा व्यापार सौंप दो ताकि तुम्हारा नियंत्रण रहे। वही तो कर रहे हैं। क्या हो रहा है? और जो आज खुश हो रहे हैं हिंदू राष्ट्र को लेकर के, जिनको लग रहा है कि मुसलमानों को कॉर्नर कर दिया, वक्फ बोर्ड की क्या जरूरत है। आज मैं एक और आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें पढ़ रहा था कि पाकिस्तान में हिंदू हिंदू बोर्ड है, उनकी संपत्तियों के रखवाली की जिम्मेदारी वहां भी है, बांग्लादेश में भी है, कि खाली हिंदुस्तान में नहीं बनाता। लेकिन वो भी मैं साइड कर देता हूँ। आप जानिए कि जो प्रदेश को, अपने गांव को थोड़ा बहुत समझते हैं, जानते हैं, शहर वालों को तो समझ में नहीं आएगा अभी, लेकिन जो गांव से जुड़े हुए हैं उनको पता होना चाहिए कि वो देश भर के गांव में सर्वे चल रहा है, जमीन का सर्वे हो रहा है। सर्वे का आधार क्या है? कागज दिखाओ। सबको कहा जा रहा है कागज दिखाओ। कागज दिखाने का मतलब क्या होता है? खतियान दिखाइए, या आपने रजिस्ट्री की है, खरीदी है जमीन, तो वो बताइए कि रजिस्ट्री का कागज कहाँ है। रजिस्ट्री की कागज में भी पूछा जाएगा कि भाई जो खतियान है उसमें जमीन क्या लिखा हुआ है। खतियान किसने बनाया? खतियान अंग्रेजों ने बनाया, 1895 या 905 ईस्वी में बना दिया, एग्जैक्टली मैं नहीं भी बता सकता हूँ, लेकिन खतियान सरकार ने जी। बना, अंग्रेज सरकार ने बनवाया। उसी खतियान को मानक माना जा रहा है। उस खतियान में भी दिक्कत यह है कि ढेर सारे कागज गायब है, पेज के पेज गायब हो गए, फट गए, चूहा खा गया, क्या खा गया, सब हो गया। तो अब बताइए, जो आपके ओवैसी साहब बोल रहे थे कि वक्फ की इतनी प्रॉपर्टियां उत्तर प्रदेश में है, इतने के पास कागज नहीं है, वो खाली वक्फ की समस्या नहीं है, पूरे देश के नागरिकों के पास ये समस्या है। और जो घर है वो गैर मजरूआ जमीन पे है, गैर मजरूआ मालिक पे है, वो जो है बकास जमीन पर है, क्या जमीन पे है वो उसका कागज। अगर गैर मजरूआ जमीन पे है, अगर गैर मजरूआ मालिक जमीन पे है, अगर बगास जमीन पे है, तो जमीन आपकी नहीं है, वो जमीन सरकार की। सरकार कह रही है कि या तो जब मर्जी होगी उसकी उठा करके बुलडोजर लेके जाएगा, धनंजय कुमार का घर हो कि बुसरा खाना में घर हो कि ओंकारेश्वर पांडे का घर है, जिससे लड़ना है उसका घर उखाड़ देगी सरकार, और कहेगी कि हमारी जमीन। अब खाली जल जंगल जमीन जो है वो जो है ना आदिवासी इलाकों में रह रहे हैं उनकी लड़ाई नहीं है। और आप ये भी जान लीजिए कि देश के आधी से ज्यादा आबादी का घर का जमीन का कागज नहीं है। ये भी समझ लीजिए। खाली वक्फ बोर्ड का, अभी तो लोग खुश हो रहे हैं, अरे वक्फ बोर्ड का जमीन है, मुसलमानों की जमीन हमारी हो जाएगी। अरे तुम्हारी जमीन जी। का ठिकाना है, कागज ढूंढ। तो ये सबसे बड़ा संकट है, और वो संकट इसलिए है कि वो जो आरएसएस के गोलवलकर हैं वो कह चुके हैं कि देश कंट्रोल में तभी होगा, हिंदू राष्ट्र तभी बनेगा, सारे लोग गुलाम तब होंगे, दास तब बनेंगे जब आप उसको दाल रोटी के लिए मोहताज कर दोगे। आप इससे उदाहरण ले लीजिए। एक और उदाहरण मैं देता हूँ, फर्क पता चलता है सरकार की मंशा क्या है। एक मनमोहन सिंह ने लाया था जिसको मनरेगा कहा गया, कि आप काम कीजिए, 100 दिन कम से कम काम की गारंटी देते हैं और आपको इतना पैसा मिलेगा। और एक मोदी जी कह रहे हैं कि 5 किलो अनाज हम फ्री में देंगे। 5 किलो अनाज फ्री में जो बांट रहे हैं, फ्री कह करके, आरएसएस के लोग तो कमा के दे नहीं रहे हैं, कि अपने घर से चंदा कर रहे हैं, उस खरीदा जा रहा है उससे बांट रहे हैं, वो हमारे पैसे का अनाज, और उस अनाज को ये फ्री कह के बांट रहे हैं। मनमोहन सिंह ने कहा था कि फ्री कुछ नहीं, टोकन मनी आपको पे करना पड़ेगा। यही अनाज 1 रुपए किलो गेहूं और 2 रुपए किलो चावल मिलता था। तो 5 किलो अनाज की कितनी कीमत होती है आप जोड़ दो।
इतना पैसा में देश लेकिन गदगद है। देश के नागरिक कह रहे हैं कि वाह क्या मोदी जी हैं। तो जब पूरा का पूरा आपका जो तंत्र, खास करके मीडिया तंत्र, उसके बाद संसद, सब जब इसमें लगा हुआ है समरथ को नहीं दोष गोसाई में, जब इसमें लगा हुआ है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस होगी, जब इसका इसमें लगा हुआ कि जो हम सत्ता पे बैठे हैं हम जो चाहे करें, तुमको क्या करना है। अभी समझिए, दो उदाहरण और दे दूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति होगी उसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी होंगे, एलओपी होंगे और प्रधानमंत्री होंगे। जब तक कानून नहीं बनता है, तुरंत कानून बन गया कि भैया कोई जरूरत नहीं सीजीआई। अभी राज्यपाल वाले मामले पे फैसला आया है कि राज्यपाल 3 महीने के भीतर जो है लौटाना है तो लौटा दो, और अगर नहीं लौटाना है तो 1 महीने के भीतर जो है आप लौटा भी दिया गया है तो वो वापस आपके पास आएगा, तो 1 महीने के भीतर आपको उसको मंजूर करना पड़ेगा। अब इसको अगर अब बीजेपी की सरकार है, उसके पास बहुमत है, वो ये कानून बदल दे कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी कि भैया नहीं, राज्यपाल की मर्जी है, करे चाहे नहीं करे, आप बोलने वाले कौन हो, तो यही कानून है, तो क्या करोगे आप। सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी। तो सवाल है बिल्कुल। कि जब विवेक की जगह पे गुंडाई जगह ले ले, विवेक की सीमा रेखा में गुंडई घुस जाए और आपको ये न केन प्रकारेण हम लाठी लेकर के आपको ये करेंगे, फिर आपके पास उम्मीद कहाँ है। क्या गुजरात में जो हो रहा है वो उम्मीद के तौर पर, इसलिए आप देख रहे हैं ना कि आपके पास कोई चारा नहीं दिखाई पड़ता, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे सरकार हो, चाहे संसद हो, कहीं आपके लिए उम्मीद नहीं। हर जगह झूठ है, हर जगह जिसकी लाठी उसकी भैंस है, और जिसकी लाठी नहीं उनकी लाठी उनकी भैंस। तो अब बताइए, वैसे में राहुल गांधी आपको उम्मीद के तौर पे दिखाई पड़ते, लेकिन सवाल उठता है कि राहुल गांधी की तरफ खाली देखने से काम नहीं चलेगा। आम नागरिक जब तक ये नहीं समझेंगे ये चालाकियों को कि भाई आपको जो बरगलाया जा रहा है, एक बात जान लीजिए, जब कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, संसद, ये तीनों जब कमजोर होंगे तो सबसे ज्यादा नुकसान दलित, वंचित, कमजोर समाज को होगा, ताकतवरों को नहीं होगा। रिश्वतखोरी जितनी बढ़ेगी सबसे ज्यादा उसका शिकार जो है, महंगाई जितनी बढ़ेगी, जितनी शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था दूर होगी, उसका सबसे ज्यादा शिकार, सबसे पहला शिकार गरीब आदमी होगा, कमजोर आदमी होगा, चाहे वो किसी समाज का हो। अगर ये नहीं समझ में आ जी। रहा है नागरिकों को, उनको लगता है कि दरगाह पे भगवा फहराने आने से भगवान राम हमारे घर आकर के बैठ जाएंगे और भगवान राम हमारे घर में सोना रख देंगे, तो फिर उनसे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है, और मूर्खों को कौन समझा सकता है। जी जी, महत्वपूर्ण बातें आपने कही हैं और बिल्कुल जो देश की स्थिति है उसको एक तरह से आपने यहाँ पर खोल कर रखा है। ओमकारेश्वर जी, मैं एक घटना का जिक्र कर रही थी और उसको लेकर कांग्रेस ने भी ट्वीट किया है, जिसमें राजस्थान में जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो गए मंदिर में, राम मंदिर में जो राजस्थान में है, वहां पर पूजा अर्चना करने के लिए। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व विधायक हैं और कांग्रेस ने ऐसे लिखा है कि नरेंद्र मोदी के वो लाडले हैं, वो जाकर गंगा जल से पूरे मंदिर को धोते हैं और फिर ये कहते हैं कि अपवित्र लोग जो है वो यहाँ पर आए, इसलिए उसको पवित्र किया जा रहा है। ये नेता प्रतिपक्ष के साथ हो रहा है, तो आम दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ क्या होता होगा वो हम देख सकते हैं। पार्टी ने संज्ञान लिया और पार्टी ने उनको निकाल दिया, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन आप ये समझिए, इसमें दोनों चीजें हैं। एक तरफ पार्टी की क्या मानसिकता है वो एक नेता बता रहा है, दूसरा वो जो राहुल गांधी जिन मुद्दों को उठा रहे हैं उससे कितना डरे हुए हैं कि फौरन आनंद फानन में निष्कासित कर दिया गया, वो भी दिखाता है। लेकिन उस बात को भी सच करता है जो राहुल गांधी ने कहा था कि दोयम दर्जे का नागरिक, जो माइनॉरिटीज है, दलित है, अति पिछड़ा है, उनको बनाने की कोशिश की जा रही है। क्या लोगों की ये सब समझ में आ रहा है, या फिर धर्म की अफीम उनको ऐसी चटा दी गई है कि उनको लगता है कि जब तक मस्जिद के सामने वो फरसे और तलवारें लेकर और अभद्र गानों के साथ नाचेंगे नहीं, तब तक त्योहार नहीं मनेगा, तब तक हिंदुत्व जो है वो सेव नहीं होगा, और इसी में देश को अंधा किया जा रहा है। या फिर ये सिर्फ टीवी और सोशल मीडिया पर दिख रहा है, असल तस्वीर वो भी है जो कल हमने बिहार में देखी, जो राहुल गांधी की यात्रा में हमने देखी। आवाज खोले ओमकारेश्वर जी की। हमारा जो पिछड़ा समाज है, दलित, वंचित, कुछ भी आप कहें, वो पिछड़ा जरूर है, लेकिन वो बुद्धिमान है, समझदार है, और वो चीजों को देखता है, समझता है। एक समय तक आप उसको धर्म के छलावे में रख सकते हैं, लेकिन वो चीजों को जानता है कि हो क्या रहा है।
आज जो देश में महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, गैस की कीमतें बढ़ रही हैं, तो इसका खामियाजा गरीबों को ज्यादा भुगतना पड़ता है, वंचितों पीड़ितों को ज्यादा भुगतना पड़ता है, बजाय इसके कि वो जो ऊपर का क्रीमी लेयर है या जो सक्षम समाज जिसको कहते हैं, तो वो देख रहा है कि आज रोजगार कहाँ है, रोजगार के अवसर घटते जा रहे हैं। एमएसएमई जो मीडियम और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो हैं उनकी, और माइक्रो इंडस्ट्रीज जो हैं उनकी क्या स्थिति होती जा रही है। अब तो जो लोग सोचते थे कि थोड़े बहुत पैसा, हालांकि वो दूसरा क्लास है जिसके पास पैसा है, वो स्टॉक मार्केट में लगाता है, लेकिन उससे भी जो नुकसान हो रहा है उसका बाकी चीजों पर भी असर पड़ता है। तो ओवरऑल हमारी इकोनॉमी कहाँ जा रही है। आप बार बार धर्म का नाम लेंगे, लेकिन धर्म से हमारे घर का खर्चा थोड़ी चलता है। 80 करोड़ लोगों को अनाज पर आपने रखा हुआ है, 5 किलो अनाज से उनके घर का खर्चा और सब कुछ थोड़ी चल पाता है इससे। तो ये जो हालात बना दिए गए हैं और लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, ये देश के लोग अब धीरे धीरे इस बात को समझ रहे हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि जो अपोजिशन के प्रति लोगों का जो रुझान है वो बढ़ रहा है। और हमेशा आप देखिएगा कि सत्ताधारी दल आर्थिक व्यवस्था से संबंधित, विकास से संबंधित किसी भी मसले पे कोई बात नहीं करेगा। और थोड़े बहुत शोशेबाजी की जाती है चीजें, कि एक हमने कोई हम्बन टोटा, ये जो पम्बन पुल बना दिया तमिलनाडु में, और कहीं पे कुछ जाके हमने ये उद्घाटन कर दिया। अरे भाई, जो आपने वादे किए थे वो रोजगार के थे 2 करोड़ लोगों के, और वो आपने जो खा लिया डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी और उसके बाद के जो लॉकडाउन के कारण, उससे जो लगातार स्थितियां खराब होती जा रही हैं। आपने कहा था कि रुपया को हम संभालेंगे, और 60-70 से आपने कहाँ पहुंचा दिया है। आज तो वो लग रहा है कि अभी जो वैश्विक हालात बन रहे हैं वो उसका और भी बुरा हाल होगा। तो जो जो वायदे आपने इकोनॉमिक फ्रंट पे किए थे जो आम जनता के लिए, वो क्यों नहीं पूरे हो पा रहे हैं। आज ये गर्मी का मौसम है, अब बिजली कितनी महंगी होती जा रही है, और ये बिजली क्यों महंगी है, क्योंकि आपके कॉरपोरेट के जितने साथी हैं उनको महंगी बिजली बेचनी है, गरीबों को महंगी बिजली देनी है। कुछ राज्यों में जहां मिलता था वहां भी अब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। जहां बात होती थी कि लाडली बहना स्कीम को 2100 देने की बात हुई थी दिल्ली में, आने के बाद वहां यहाँ के मुख्यमंत्री ने तुरंत उससे कन्नी काट लिया कि नहीं, अभी तो इतना बजट नहीं है, हम नहीं दे पाएंगे। झूठा वायदा किया गया था। आपने कहा था गैस सिलेंडर हम सस्ता करेंगे, 500 में देंगे, अभी तो आपने उसकी 50 रुपए कीमत बढ़ा दी। तो ये जो मैंने वही बात कही, असली बात ये है कि आप देश के लोगों से लगातार झूठ बोल रहे हैं, बाहर तो बोल ही रहे हैं, अब संसद में भी बोलने लगे हैं, और उस पर कोई सवाल नहीं उठ रहा है। मैं आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का वो कोट सुनाना चाहता हूं। उन्होंने कहा था कि संविधान केवल एक दस्तावेज नहीं है, यह एक नैतिक दृष्टिकोण है। अगर संसद में नैतिकता न रहे तो संविधान का कोई अर्थ नहीं है। संसद में झूठ बोलना यदि माफ कर दिया जाए तो फिर सच बोलने की क्या कीमत रह जाएगी। फिर तो झूठ बोल के कुछ भी आप कर लीजिए। और ये एक बार नहीं, अनेक बार हो रहा है। आपको याद होगा पिछली बार 2023 में अडानी समूह को लेके संसद में जब आरटीआई, सरकारी जवाब को आरटीआई ने गलत साबित किया, तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। 2019 में राफेल डील को लेकर भी अरुण जेटली के बयानों को विपक्ष ने झूठा बताया था, लेकिन सत्ताधारी बहुमत के चलते इसकी जांच नहीं हो पाई। इसी तरह से अनेक ऐसे मसले आए हैं, लेकिन महुआ मोइत्रा का मामला आएगा तो तुरंत प्रिविलेज कमेटी उस पर एक्शन लेगी, उनको सांसदीय उनकी बर्खास्त भी कर देगी। तो विपक्ष के लिए आप तुरंत एक्शन लेते हैं, अपने लिए कोई एक्शन नहीं लेते हैं। मैंने अभी हाल में एक लेख लिखा है जिसमें लिखा है, कम से कम ऐसे तो अनेक सारे झूठ बोले गए वक्त को लेके ही, लेकिन हमने 5 उसमें से मेजर जो है मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन जो चलाए हैं उसको कोट किए, जिनको हाउस में भी उठाया गया था, और उसका कोई जवाब नहीं आया। भाई, आपने अगर बोला है और अगर सत्य है तो सत्यापित करिए, और अगर सत्य नहीं है तो जो कानून की धारा संसद की है वो भी पढ़ लीजिए कि संसद के भीतर जानबूझकर झूठ बोलना सिर्फ नैतिक नहीं, संवैधानिक उल्लंघन भी है। लोकसभा के नियम 353 और राज्यसभा के नियम 261 के तहत अगर कोई मंत्री या सांसद सदन को जानबूझकर गुमराह करता है तो उसके खिलाफ माफी की मांग, निलंबन या प्रिविलेज मोशन, तीनों में से कोई भी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन क्या ये हो रही है? जी। क्या सांसद इसके लिए प्रेशर
कर रहे हैं, विपक्ष के लोगों को भी इस पे दबाव डालना चाहिए। अगर जो गौरव गोगोई ने ही जो सवाल उठाया, तो उनको कहना चाहिए भैया ऑथेंटिकेट करिए या हाउस में माफी मांगिए कि आपने गलत बयानी की थी। आप एकदम से सदन को गुमराह कर रहे हो, देश को गुमराह कर रहे हो, और देश में जो है माहौल उसी तरह का आप बनाते चले जा रहे हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि आप उन बातों पे सवाल न उठाएं जिन बातों से आपका घर चलता है, आपकी इकोनॉमी चलती है, आपका आपका अर्थव्यवस्था आपकी जहां से जुड़ी हुई है, रोजी रोटी जहां से जुड़ी हुई है, उस मसले पे आप बात न कर पाए कि हमारे गरीब लोग जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ लिख के करेंगे क्या जब नौकरी नहीं होगी, जब रोजगार करने की स्थिति में नहीं होंगे, जब हालात आप इतने खराब करते जा रहे हैं, तो आप उस पे बात जी ना करें तो हम औरंगजेब के कब्र पे सवाल उठाएंगे। और फिर जो है वो आरएसएस आके कहेगा कि नहीं साहब ये सवाल तो वो तो औरंगजेब तो नहीं के थे और इसलिए उनकी कब्र पे सवाल नहीं उठाया जा सकता है। तो ये जो है इस नैरेटिव को ही, क्योंकि इस नैरेटिव ने ही इस झूठ के पहाड़ को खड़ा कर रखा है। आप लगातार उनके किसी भी मसले पर देखिए, अगर आप उस उनके तर्क उस पे तार्किक रूप से उनको आप नहीं बताएंगे कि सत्य क्या है, तब तक लोगों को लगेगा कि नहीं बीजेपी तो बड़ी अच्छी पार्टी है और बड़े लोगों का भला कर रही है और सनातन की बात करती है। आप सनातन की बात करते हैं, किस सनातन संस्कृति में लिखा हुआ है कि किसी भी धर्म के स्थल पे जाके और उसकी छत पे चढ़ के आप वो करो, उस तरह से किसी चीज को हुड़दंगई मचाओ? ये कहाँ लिखा हुआ है? कौन सी सनातन बिल्कुल संस्कृति में और धर्म में बिल्कुल। लिखा हुआ है? तो इस तरह की हरकतें करना, सिवाय इसके कि विभिन्न धार्मिक समुदायों में एक आक्रोश फैले, एक वैमनस्य फैले, इसके अलावा और क्या हो रहा है ये? जी। जी, ज़ाहिर-सी बात है। और ना सिर्फ़ हुड़दंग मचाया जा रहा है, बल्कि किस तरह से गालियों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। बाकायदा तौर पर मस्जिद के सामने खड़े होकर वो तमाम भड़काऊ नारे लगाए जा रहे हैं, गाने और बजाए ये जा रहे हैं, दोहरा गालियाँ दी और जा फिर रही ये हैं। दोहरा रूप देखिए, और ये जी, दोहरा रूप देखिए कि एक तरफ आप कहेंगे कि कपड़ों से पहचान होती है, एक तरफ कहेंगे कि आप ये सभी बांग्लादेशी हैं और क्या है और क्या है, तमाम तरह के आरोप लगाएंगे, और दूसरी तरफ सौगातें मोदी भेजेंगे। सौगाते बिल्कुल, हिंदू, सौगाते कभी, सौगाते ईद जो आप भेज रहे हैं, सौगाते नवमी तो कभी नहीं भेजा, सौगाते होली कभी नहीं आई। सौगात हिंदू समुदाय को भी ये सोचना पड़ेगा कि ये जो दो अर्थी व्यवहार हो रहा है वह क्या हो रहा है। जिस औरंगजेब के कब्र पे कांग्रेस के जमाने में 5,000 रुपया उसके मेंटेनेंस पे खर्चा होता था, वो ये बीजेपी के जमाने में आते आते 5 लाख रुपए खर्चा हो रहा है। लेकिन पॉलिटिकली उनको सूट करता है, इसलिए ये वो मसला उठाएंगे और बाद में कहेंगे नहीं 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 नहीं, ये तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के उसमें है और इसको हम कुछ नहीं कर सकते, हमने तो उसकी सुरक्षा के लिए ताला लगाया था। और उसके बाद संघ कहेगा कि नहीं, वो औरंगजेब का जन्म गुजरात में हुआ था, हमारे यहाँ हुआ था, इसलिए अब उस पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता है। जब देखने लगे कि जी, औरंगजेब के ऊपर सवाल उठाने से समूची जो मुगल शासन में कितने हिंदू शासकों ने अपनी बेटियों को और अपने परिवारों की महिलाओं की शादियां की हैं मुगल शासकों से, जब ये सब सोशल मीडिया में आने लग गया तो उनकी जुबान बंद हो गई, तब उन्होंने मसले को ठंडा करने की कोशिश की। ये हो रहा है। बिल्कुल। और लेकिन धनंजय जी, फिर ये सवाल ये उठ रहा है कि मुसलमान जिन पार्टियों को वोट करते रहे, और उसमें सबसे ज्यादा नीतीश की बात इसलिए हो रही है क्योंकि बिहार में चुनाव होने जा रहे हैं। टीडीपी की बात कर लें, हम चिराग पासवान की बात कर लें, या फिर हम आरएलडी की बात कर लें, अगर वो सब भी उनके मसले नहीं उठा रहे, उनके साथ खड़े हुए नहीं नजर आ रहे हैं, तो फिर आगे का रास्ता उनके लिए क्या बचता है? क्या आपको लगता है नीतीश कुमार चुनाव से पहले कोई फैसला ले सकते हैं? क्या वो इस स्थिति में है कि वक्फ को लेकर, वहां तो वो एक तरह से उन्होंने वो स्टैंड नहीं लिया जिसकी जरूरत थी, क्या अब आपको लग रहा है कि कुछ अंदर कुछ पक रहा है, कुछ बड़ा हो सकता है? क्या कोई उम्मीद रखें? नहीं, मैं मुझे ऐसी कोई उम्मीद नहीं दिखाई पड़ रही। नीतीश कुमार में हम्म, अब वो स्थिति बची भी नहीं कि कोई बड़ा फैसला ले या कुछ ऐसा फैसला ले जिससे कुछ बड़ा क्रांतिकारी हो जाए देश में। ये अब नीतीश कुमार के बूते के अब रह नहीं गया है, क्योंकि उनके क्लोज को भी, जो करीबी है, उनको भी लग रहा है कि ये आखिरी ही पारी है, ये चुनाव हो जाए बस ठीक है, क्योंकि वो इस हालत में नहीं है। चाहे जिस भी तरीके के आरोप लगे कि बीजेपी उनकी छवि खराब कर रही है या उनकी मानसिक स्थिति इतनी गड़बड़ नहीं है, जो भी कहा जा रहा है, लेकिन अब नीतीश कुमार भी हम्म, थक गए हैं, उनका स्वास्थ्य भी नहीं साथ दे रहा, और उनके साथ जो नेता हैं
वो भी निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है। कई लोगों के बारे में तो खुलेआम कहा जा रहा है कि वो बीजेपी के पिच पे खेल रहे हैं। आप ललन सिंह का जो भाषण देखिए, वक्फ बोर्ड पे जो ललन सिंह का भाषण दिया, क्या आपको लगा कि नीतीश कुमार के पार्टी के व्यक्ति बोल रहा है? नीतीश कुमार ने पूरे 20 साल का अगर शासनकाल देख लीजिए, तो पूरे शासनकाल में उन्होंने बैलेंस करने की कोशिश की। उन्होंने कोशिश की कि बीजेपी के साथ भले सरकार चला रहे हैं, लेकिन बीजेपी जो गुंडाई उत्तर प्रदेश में करती है वो यहाँ नहीं चलेगी। आज तक वो रोकते रहे इस बात को। इस बात का भी जिक्र होता है कि 2005 से 2010 के बीच में जिस तरह से उन्होंने जो वक्फ बोर्ड की संपत्तियां थी उसकी जिस तरह से घेराबंदी करवाई, कब्रगाहों की, मस्जिदों की तमाम रखरखाव सुरक्षा का ध्यान दिया, वो भी सबसे ज्यादा चर्चित है। लेकिन अब जो वहां पे विरोध के तौर पे जो नीतीश कुमार को निशाना बनाया जा रहा है, वो भी एक जो है भटकाव ही है। आपको लड़ना किससे? नीतीश कुमार से लड़ना है या आपको बीजेपी से लड़ना है? आपको यही तय नहीं कर पा रहे। और तब जब 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 नीतीश कुमार की पार्टी के लोग जब बोल देते हैं ये कि भाई हमारे इतने उम्मीदवार खड़ा किए, हमारे तो एक उम्मीदवार नहीं जीते। ये सबको पता है कि नीतीश कुमार को वोट देते हैं मुसलमान या किसको वोट देते हैं मुसलमान। अब अभी मीडिया में चलाया जा रहा है इतने लोगों ने इस्तीफा दे दिया पार्टी से। अरे पार्टी में जो इस्तीफा दिया, जब हिंदू जो विधायक हैं सारे 42 के 43, उनकी कोई हैसियत नहीं है, तो जो कुछ नहीं है उनकी क्या हैसियत बनेगी? बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी में किसकी हैसियत? ललन सिंह के अपने दम पे जीते, संजय झा क्या जीत सकते हैं अपने दम पर? तो ये सारे सवाल है। लेकिन मैं कहूंगा कि इसमें जी उलझने के बजाय इस पर बात करना चाहिए कि भाई बिहार में जो धर्मनिरपेक्ष शक्तियां, जो गैर बीजेपी शक्तियां, वो कैसे मजबूत हो, उस पर ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है। लेकिन वहां भी उल्टी राजनीति चल रही है। वो इसलिए राजनीति चल रही है कि बीजेपी जो मीडिया सेल है, या कहिए कि जो हमारा गटर मीडिया है, देश का जो मीडिया है, उसी में लगा हुआ है, ताकि वो बताए कि कांग्रेस और आरजेडी की भी झगड़ा चल रहा है, वो बताए कि कांग्रेस में ही गड़बड़ी है, वो बताए कि नीतीश कुमार में, बीजेपी में गड़बड़ी कहीं कोई दिखाया? किसी मीडिया में आपने सुना कि बीजेपी में ये प्रॉब्लम है, बीजेपी ने ये गड़बड़ किया, बीजेपी ने वो गड़बड़ किया, बिहार बीजेपी ने ये किया? कहीं सुना आपने? वो जो बोला विजय सिन्हा ने कि जो है जो नहीं मानेगा कानून वो पाकिस्तान जाए, क्या डिप्टी चीफ मिनिस्टर की भाषा हो सकती है? किसी ने आलोचना की उस बात पर? तो ये सारा भी समझना पड़ेगा हमको कि फाइनली हम जो कर रहे हैं उससे लाभ कौन ले रहा है। अगर लाभ बीजेपी को ही जा रहा है, जी नीतीश कुमार कमजोर होंगे तो किसका लाभ होगा? ये भी सोचना पड़ेगा। बहरहाल नीतीश कुमार अब इस स्थिति में नहीं है कि वो फैसले ले सके अपने प्रदेश के लिए। और आरजेडी क्या करती है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कांग्रेस क्या करती है, क्योंकि आरजेडी का भी जो है ना, वो हो गया है कि ये मैक्सिमम पे आके खड़े हैं। जब तक कांग्रेस नहीं आगे बढ़ेगी तब तक इनकी सरकार बनाना आसान काम नहीं है। और अगली सरकार जो बनेगी उसमें नीतीश कुमार की भूमिका है। कम ज्यादा मुख्यमंत्री बने न बने, क्या करे नहीं करे, वो अलग इशू है, लेकिन वो संभावना है। और अभी चुनाव के समय मुझे लगता है कि कोई इधर से उधर होने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। जी ठीक है, इंतजार करना होगा, लेकिन नाराजगी है उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। नाराजगी उन नेताओं से ज्यादा है क्योंकि बीजेपी तो जो भी कर रही है वो खुला है। उनको, मुसलमानों को ये पता है कि वो जैसे भी है वो सामने है, लेकिन वो लोग जो कुछ और कहते रहे और फिर एक तरह से जब वक्त आया कि साथ दें तो वो दूसरी तरफ खड़े हुए नजर आए, इसलिए उनको लेकर नाराजगी जरूर है। लेकिन ये देखना होगा गुजरात के इस अधिवेशन से कांग्रेस को क्या फायदा होता है और कितनी मजबूती से वो सामने बाहर निकल कर आती है, ये बेहद जरूरी होगा देखना। बहुत शुक्रिया ओमकारेश्वर जी, धनंजय जी, आपका कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप तमाम दर्शकों का भी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। नमस्कार।